करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। गिरा देखो जो तोड़ गिरा, ऐसे हम क्या ना बन पाए। आवाज आए हैं, गलियों हल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ मिले आए हैं। आवाज आए हैं, आवाज आए हैं। साथियों, आप सबके बीच में दिल्ली के यशस्वी शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा के मॉडल के मसीहा आप सबके बीच में मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अनुशासन बनाए रखें और ये जो गैलरी में लोग तितर बितर हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाएं। जैसा कि मैं घंटों से आप सबको समझा रहा हूं कि मनीष सर एक अनुशासन के मसीहा है, अनुशासन के प्रतीक हैं। उनके आने के बाद आप लोग शांतिपूर्वक उनसे मुखातिब होंगे, उनको सुनेंगे और मैं अपनी बात को जब पूरा कह लूंगा तो आपसे मुखातिब होंगे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी। मैं अब एक बार अवगत करा दूं, शिक्षा का मॉडल जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को ऐसे यशस्वी शिक्षा मंत्री जो मंत्री कम लगते हैं, शैक्षिक संस्कार के उच्च कोटि के अलख मसीहा ज्यादा लगते हैं, आदर्श ज्यादा लगते हैं, वो आपके प्रयागराज के धरती पर पहली बार आगमन हुआ है। उनसे मुखातिब आप करेंगे, आप होंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। यह इलाहाबाद की धरती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तो तोड़ती पत्थर का जो प्रतीक है, उस शिक्षा रूपी जो एक पत्थर बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के संबंध में, उस पत्थर को पिघलाने के लिए, उस पत्थर को तोड़ने के लिए आप सबके बीच में दिल्ली मॉडल के एक महान प्रतीक जिनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। अभी विदित है, आप सब जानते होंगे कि जो ट्रंप सरकार थी, उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी स्कूल का मुआयना करी है, वो दिल्ली के सरकारी प्राइमरी इंटरसेक्शन का मुआयना करी है, उन बच्चों से मुआयना करी है, मुखातिब हुई है। ये बड़े गर्व और फलसफा की बात है। यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, सर आपसे मुखातिब होंगे, आपको जानेंगे। मैं बता दूं कि पैंट और शर्ट में सरल प्रतीक, व्यक्तित्व के धनी, जब आपके हाथ में बागडोर दिल्ली के एजुकेशन को, सिस्टम को सही करने के लिए, लोग कहते थे कि वहां का बजट ही नहीं है, कैसे सही करेंगे, लेकिन सर ने इस काम को करके दिखाया। और आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने की जो बात करते हैं, वो शिक्षा पर बात करते हैं, बिजली पर बात करते हैं, पानी पर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर बात करते हैं। लेकिन आज शिक्षा की बात होगी, शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया जी के साथ। और आप सभी जानते हैं, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से गरीबों और मजलूमों के लिए संघर्षरत सुल्तानपुर, एक छोटे से जिले की पट्टी से लेके दिल्ली के पार्लियामेंट तक का सफर तय करने वाले, और जो जो जिम्मेदारी मिली है प्रदेश में, विभिन्न प्रदेशों में, उन जिम्मेदारी को निभाने वाले, आप हमेशा सुनते हैं कि एक शेर जरूर दोहराते हैं, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में खो गई है आदमियत, तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये पंक्तियां राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारे प्रतीक हैं, उन गरीबों, उन मजलूमों की आवाज जो उस सदन में उठाते हैं, ऐसे प्रतीक राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये बड़े गर्व की बात है, बड़े प्राउड की बात है कि इलाहाबाद की धरती के जनवासी शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया जी के साथ मुखातिब होने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ना हम कब्रिस्तान की बात करने आए हैं, ना अफसान की बात करने आए हैं, ना हिंदू मुस्लिम की बात करने आए हैं। यह है
समय न लेते हुए अब मैं बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ अपने नेता, हम सबके जन नेता माननीय श्री संजय सिंह भैया से मैं गुजारिश करूंगा कि आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको आप संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार नारा सब लोग लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी। अगर ऐसे आप लोग खड़े रहेंगे तो मनीष जी की बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आपकी बात मनीष जी तक नहीं पहुंच पाएगी। जितने भी साथी यहां पे खड़े हैं, पीछे बैठे हुए साथियों की मदद करें और अल्ताफ भाई सबसे ज्यादा मदद करें। जब आप ही यहां खड़े रहेंगे तो कैसे बाकी लोग जाएंगे? सब लोग पीछे हट जाइए, सब यहां सामने एक भी व्यक्ति ना दिखे। जो लोग बैठे हैं और एक कैमरामैन साथी से सबसे अनुरोध है कि आप लोग यहां बीच में आ जाएं, यहां से हट जाएं, सामने से बिल्कुल हट जाएं। प्लीज आप लोग बीच में आ जाएं या बैठ जाइए, खाली करा दीजिए, बैठा दीजिए। आप सबको देख नहीं पाएंगे, पीछे कोई बात नहीं हो पाएगी। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। ये सामने कादिर भाई इधर, आप सबको बैठा लिए, इधर बैठा लिए सबको। आप लोग भी बैठ जाइए, कुर्सी खाली कीजिए, बैठा दीजिए इन लोगों को। इधर इधर ही कैमरामैन साथी जितने हैं बैठ जाइए। आप लोग सामने से हट जाइए या बीच में आ जाइए। अल्ताफ भाई और पीछे, सब लोग पीछे। सामने का जहां तक लोग बैठे हुए हैं वो स्थान खाली कर दीजिए। एकदम एक भी वॉलंटियर नहीं दिखना चाहिए, वॉलंटियर भी खड़े हैं। सब लोग पीछे हट जाइए, पीछे हटिए। आज के कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा क्रांति के नायक भाई मनीष सिसोदिया जी आपके जिंदगी से जुड़े हुए उस मसले पर बात करने आए हैं, उस मुद्दे पर बात करने आए हैं, शिक्षा की बात करने आए हैं, जिस शिक्षा से आपका ही नहीं, आपके परिवार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जीवन और जिंदगी सुधरने की कहानी बनती है, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मनीष सिसोदिया जी के कार्यों को आप देखें, इससे पहले कि इनके द्वारा की गई शिक्षा कार्य क्रांति के बारे में आप जानें, जब ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री के तौर पर 2015 में इन्होंने शपथ ली तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जायजा लेने के लिए जाते थे। वहां बच्चियों के लिए टॉयलेट के इंतजाम नहीं होते थे, वहां बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और बेंच के इंतजाम नहीं होते थे, वहां लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं होता था, वहां बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं नहीं थी। और उस स्कूल में जहां पर बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं था, आज उन सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर कायाकल्प करने का काम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे एयर कंडीशन कमरे में बैठे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यह क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे हुआ और पिछले 7 वर्षों में क्या काम हुआ, उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कह के पूरा संदेश देना चाहूंगा कि दिल्ली के शिक्षा के मॉडल की चर्चा आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमको मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है। ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी विश्वसनीयता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में आपका काम है। पूरे दुनिया में आपकी सराहना हो रही है। और मैं इन 7 वर्षों में दिल्ली में क्या हुआ
इस वीडियो के माध्यम से पूरी शांति से, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण, मैंने कहा, आपके जिंदगी के, आपके जीवन से, आपके बच्चे के जीवन से, आपके परिवार से और हिंदुस्तान की जिंदगी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात हो रही है, तो ये सबको लगना चाहिए कि उस मुद्दे पर आप गंभीर हैं। शानदार इस वीडियो को देखें। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी को ऊपर रोजाना 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा, रोजाना, एक दिन नहीं। जो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करें, ये सब बजट के साथ ये स्कूल है, बहुत अच्छा क्या है कंप्यूटर में। पहले मेरे को ये बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए? झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? ऐसा समझा। तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है, क्यों बना रहे हैं आप? बच्चे की सकते आप चाहोगे कि आपका बच्चा नहीं, इंसान बच्चा को बुला रहे हैं, बच्चे नहीं चाहोगे। आज तक भी किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुँचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती। मैं हेडक्वार्टर पर बैठ कर जब देखता हूँ कि मेरे कितने टीचर्स आ गए स्कूल में, तो मैं शुरू से वही ध्यान देता हूँ कि मेरे सारे हकीकत यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने ना एजुकेशन स्कूल्स को मजाक बना रखा है। 3 साल पहले लगभग दिल्ली में अधिकतर स्कूलों के लिए ऐसे में समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत लगाई और मैं काम करने में बजट बढ़ाया, सस्पेंड किया जो काम नहीं करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको अवार्ड दिया, कंप्यूटर पर हम ऑफिसर्स स्टाफ थे, इंजीनियर स्टाफ थे, एसिस्टेंट मैनेजर्स को नियुक्ति दी, इंजीनियर्स को मिनिस्टर 25 मिनिस्टर साहब खुद आके स्कूलों में बात करते हैं। वहाँ से वहाँ तक चिन्नी लगा बिल्कुल नहीं घुमा, सबके कोरोना चाहिए, सबको किस शुरू कर रहे इसके कोने में जाने लगे होते हैं सबसे पहले। आज हमें स्कूल आना लेकिन 3 साल सरकारी स्कूल यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में नहीं है, और बेशक उससे ज़्यादा। मैं जाना चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और ये हर वो फैसिलिटी दिया जो ये स्टूडेंट के लिए चाहिए। मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। मेरा सपना है कि मैं एडवोकेट बनूँ। इंटरनेशनल लेवल पे इसमें काम करना चाहता हूँ।
चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। आसान नहीं था ये करना। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया तो एलजी साहब आ गए। आपको तो पता है कितना गए एलजी साहब। हमने कहा नहीं, नीचे नीचे एजुकेशन के काम होने दो, उसमें नहीं माने। तो इंजीनियर्स काम करना शुरू करते थे, उनका ट्रांसफर कर देते थे। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने काम लिया है लोगों को, ये काम एक काम होगा, लेकिन हम भी मेरे ख्याल में चिंता नहीं करेंगे। मैंने आपको बात में मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना तो बच्चों के लिए स्कूल आज बंद रहेंगे। हम बार-बार कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य, लेकिन अगर हम 100% बच्चों को देश के एक-एक बच्चे की एजुकेशन पर ठीक से काम करेंगे तो देश का भविष्य। सिर्फ 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाओ एजुकेशन, इससे देश का एक-एक बच्चे को तब देश का बोलो एक सांस में। तो ये वीडियो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये भारत के स्कूल का दृश्य है या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के स्कूल का दृश्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये करिश्मा दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करके दिखाया है, जो हकीकत के तौर पे आप यहां पे देखें। और आज गर्व से पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर कहना चाहिए कि हमको भी शिक्षा दिल्ली की तरह चाहिए, केजरीवाल मॉडल की तरह चाहिए, मनीष सिसोदिया के स्कूल की तरह चाहिए, जैसे ये बच्चे आज इन एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। ये आलीशान स्कूल और आलीशान स्कूलों में अच्छी शिक्षा देकर जो बच्चों के मन में ये बात होती थी कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा तो अच्छी नहीं होती, उन सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करके आज ये बताने का काम मनीष सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने किया है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से 1000 गुना अच्छी हो सकती है। नियत होनी चाहिए और ऐसी ईमानदार नियत से दिन रात परिश्रम करके आपके बच्चों के लिए शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया जी के लिए एक बार अपनी अपनी जगहों पे खड़े होकर जोरदार तालियां बजाइए, दिल से तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए ऐसे शिक्षा मंत्री का। ये करिश्मा करके दिखाया है इन्होंने। यह आसान परिवर्तन नहीं है, ये क्रांति है शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया ने करके दिखाया है। अब मैं ज्यादा देर तक आपके और मनीष जी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा, मैं सीधे
अनुरोध करूंगा दिल्ली के यशस्वी शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी से कि वो बताएं कि जो परिवर्तन आपने दिल्ली में करके दिखाया वो कैसे, और उत्तर प्रदेश में जहां हमारे मासूम बच्चे नमक रोटी खाते हैं प्राइमरी स्कूल में, वहां पर परिवर्तन कैसे संभव है। मैं निवेदन करूंगा भाई मनीष सिसोदिया जी से। अब बहुत बात है, अब आप बैठ जाइए, इनको थोड़ी देर बैठा लीजिए उधर, जो संभाल रहे हैं उनको आप लोग संभाल लीजिए। आप इनको बैठा लीजिए, बीच में कोई नहीं आएगा, और बात ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। सबसे पहले तो मैं प्रयागराज की धरती पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यूपी की शिक्षा की बात करने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और अगर प्रयागराज में यूपी की शिक्षा की बात नहीं होगी तो कहां पे होगी? प्रयागराज ही वो जगह है जहां से पढ़ पढ़ के इस देश को कितने सारे नेता मिले, कितने सारे आईएएस मिले, कितने सारे बड़े बड़े इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले। लेकिन दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अपने मूर्खताओं की वजह से एजुकेशन को पीछे कर दिया, और एजुकेशन पीछे हुई तो उत्तर प्रदेश पीछे हो गया। मैं अपनी बात शुरू करूं और उसके बाद कुछ सवाल जवाब मैं चाहूंगा, आपके कुछ सवाल हो तो आप भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। यहां पर हर उम्र के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, मिडिल एज के लोग भी बैठे हैं, थोड़ा एज सीनियर एज के लोग भी बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चे बताएं मुझको, आज की तारीख में हमारे स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? 3 तरह के देश होते हैं, एक विकसित देश, एक विकासशील देश और एक कम विकसित देश। ऐसा है ना बच्चों? 3 तरह के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। भारत अभी आजकल की किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे बताएंगे? भारत क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया यार बच्चा से पूछ लो ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप कंट्री? आपकी टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, डेवलपिंग की डेवलपिंग? अभी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री है। अब थोड़ा सा इनके फादर के एज वाले लोग बताए जरा, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बताएं, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो भारत को क्या था? डेवलपिंग कंट्री था या डेवलप्ड कंट्री था? क्या था? और जिनके पोते पोती आजकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे पढ़ा लिए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बताएं जरा, तब क्या पढ़ाते थे? 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए। एक ऐसा देश जो कभी विश्वगुरु कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, ऐसा देश जिसने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसा देश जिसके प्राकृतिक संसाधनों में इतना, जिसकी जमीन के नीचे इतने शानदार प्राकृतिक संसाधन पड़े हैं, काशी का देश। सारी दुनिया में कहीं नॉलेज का सेंटर होता था तो काशी होता था। लोग कहते थे छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज का, छोटे मोटे स्कूलों का जब कोई मजाक बनाते थे, कहते थे कौन सा काशी गए हो, मतलब काशी से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, काशी से बड़ा दुनिया में नॉलेज सेंटर नहीं था। उस देश को अगर 75 साल हो गए आजादी के बाद भी, हमसे बड़े लोग, हमारे फादर के एज के लोग पढ़ते थे तब भी विकासशील देश, मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी विकासशील देश, आज मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तब भी विकासशील देश। गलती कहां हो गई? कुछ तो गलती हुई होगी, कोई बताएगा गलती कहां हो गई? नियत होती तो क्या कर लेते? सिस्टम में क्या ठीक करना था? है? पार्टी चुनने में, चलो पार्टी भी चुन लेते अच्छी वाली, तो क्या कर लेते? 75 साल भी मैं और आप विकासशील देश में क्यों रह रहे हैं? हम
देश के वासी क्यों नहीं बने? सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश 75 साल की आजादी में भी विकसित देश क्यों नहीं बना? आज इस बात को सोच के घर जाना, इस बात का जवाब लेके करना। चोरों ईमानदार की बात में कुछ एक मूल गलती हुई है, उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं। एक बड़ी गलती हुई है हिंदुस्तान से, हम सबसे एक बड़ी गलती हुई है। हाँ, ये छोटी बच्ची करेगी काम। हमारे देश में शिक्षा पे काम नहीं है। सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान की ये नहीं है कि हमारे चोर नेता भर लिए या बेईमान भर लिए या जो भी है, आपका सिस्टम खराब हो गया। सबसे बड़ी गलती है कि हमने शिक्षा पे काम नहीं किया। और आप देख लो, आपके गांव पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में जिस परिवार ने, भाई सुनो बोलने वाले, थोड़ा सा सवाल हो रहा है, जिस परिवार ने अपने बच्चों की शिक्षा पे काम कर लिया उसकी तरक्की हुई नहीं हुई। मैं गांव में रहता था, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने हमारे एजुकेशन पे काम कर लिया, आज हम तरक्की कर गए। गांव में ऐसे भी परिवार है जिन्होंने उस वक्त सोचा, नहीं यार पहले ना एक खेत ज्यादा खरीद देते, बच्चों को क्या पढ़ते रहेंगे, ऐसा करते हैं कमरा एक डबल स्टोरी बनवा लेते हैं। वो मार्केट में मोटरसाइकिल, उस वक्त तो मोटरसाइकिल मार्केट में मोटरसाइकिल आई है, पहले मोटरसाइकिल ले लेते हैं, बच्चे बाद में पढ़ा लेंगे। जिन जिन परिवारों ने ये सोचा कि बच्चे बाद में पढ़ा लेंगे, आज तक वो तरक्की नहीं कर पाए। जिस दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस देश ने ये सोचा कि अपने बच्चों को बाद में पढ़ा लेंगे, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन सकता। जो देश अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, वो देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है। उसका नेता कोई भी होगा, नरेंद्र मोदी हो जाओ या राजीव गांधी हो जाओ या जवाहरलाल नेहरू हो जाओ, जिस देश को आगे बढ़ना है केवल और केवल शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। 2015 में मैं शिक्षा मंत्री बना दिल्ली का। आप में से बहुत लोगों ने जाके मेहनत की दिल्ली में, संजय भाई ने खूब मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझको जिम्मेदारी दी कि फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। तो जब सरकार का पहला बजट बना रहा था मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा जी क्या आदेश है, वित्त मंत्री पहला बजट, आपको अपने वित्त मंत्री को क्या निर्देश देना है? और सुनिए, जवाब मेरा विकल्प नहीं था। विकल्प ऐसे नहीं होता कि आम आदमी पार्टी विकल्प क्या होता है सोच में। अरविंद केजरीवाल जी की सोच सुनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब सरकार बनी तो अपने वित्त मंत्री को, मुझको उन्होंने क्या कहा पहला बजट बनाने से पहले? उन्होंने कहा कि अगर पुल बनाने में, स्कूल बनाने में चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, स्कूल का अप्लाई करना। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर तुमको ऐसा लगे बजट बनाते वक्त कि पुल बनाने में और स्कूल बनाने में चुनाव करना है कि कहाँ पैसा खर्च करूँ और कहाँ नहीं करूँ, तो स्कूल बनाने में पैसा खर्च कर देना। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो तुम तो अपने आप बढ़ जाओगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने, और पिछले 5 साल से 7 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का यही राजनीतिक मॉडल काम कर रहा है। हमने पहले स्कूल बनाना चुना। वो कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो फिर भगवान भी साथ देता है। हमको ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा। पुल भी खूब बने और स्कूल भी खूब बने। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम करना था। आज केजरीवाल मॉडल की तारीफ सब जगह हो रही है। क्या है केजरीवाल जी का मॉडल? केजरीवाल जी का मॉडल है कि दिल्ली के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 400 यूनिट बिजली के दाम आधे होते हैं। 75% घरों में, कभी कभी तो 80 भी हो जाता है सर्दी के महीने में, 80% घरों में बिजली के बिल जीरो आते हैं। ये है केजरीवाल जी। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवा दिए। ये है केजरीवाल जी का मॉडल। कोई चेन खींच के ले जाता है, किसी लड़की की मोबाइल खींच के ले जाता है, पुलिस अपने आप सीसीटीवी में ढूंढ लेती है। अच्छा घेरा बंदा, सारा रिकॉर्ड निकल आता है। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवा दिए। पूरी दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी। इतने शानदार अस्पताल बन गए, इतने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए। लेकिन केजरीवाल
केजरीवाल जी का मॉडल जो सबसे बड़ा है, इसकी आज मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, वो है शिक्षा का मॉडल। केजरीवाल जी के शिक्षा के मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ लोगों को तो अच्छी एजुकेशन मिल गई और बाकी बच्चों को काम चलाऊ मिलेगी या नहीं मिलेगी। केजरीवाल जी कहते हैं कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब उसके दो तरीके हैं, दो स्ट्रेटेजी है। एक तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। 2015 में हमने मंगवाया तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल दिल्ली में हमने बंद कर दिया। तो हमने प्राइवेट स्कूल वालों को तो यही कहा कि देखो जी, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके माँ बाप इनकी फीस दे रहे हैं, इनको लूट का धंधा मत बनाओ। अगर तुम फीस बढ़ाओगे तो हम तुम्हारी मान्यता कैसे करेंगे। 4-5 स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी पिछले 5-6 साल से। ये केजरीवाल जी का। लेकिन सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए। आपने भी वीडियो भी देखा, बाहर यहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ भी गैलरी में लगे हुए, बाहर सारे स्कूल ऐसे हो गए दिल्ली के मैक्सिमम स्कूल आपको इसी तरह के दिखाई देंगे जैसे यहाँ गैलरी में लगे हुए। इतने बढ़िया स्कूल हो गए क्योंकि अरविंद जी ने कहा कि स्कूल पहले बनवाओ, और बजट 25% कर दिया। आज दिल्ली सरकार 100 रुपए के बजट में से 25 रुपए एजुकेशन में खर्च करती है। अब बजट मिल गया, ईमानदारी की सरकार आ गई, जो स्कूल पहले 20 करोड़ रुपए में बनता था वो 10 करोड़ में बनने लगा। ईमानदारी की सरकार है। अब जब पैसा बचा तो बढ़िया, आपने वीडियो में देखा, स्मार्ट बोर्ड आ गए बच्चों के लिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड है, स्विमिंग पूल है, खेलने के बढ़िया मैदान है, लैब है, लाइब्रेरी है। प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया सुविधा कर दी थी, पहला नंबर है। दूसरा, सारे टीचर्स से मैंने कहा, बताओ हमको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है। तो टीचर बोले कि वर्ल्ड में बताओ क्या होता है। अगर दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन देनी है तो बताओ तो सही, दुनिया में होता क्या है। तो मैंने कहा चलो फिनलैंड, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है एजुकेशन के मामले में फिनलैंड। मैं अपने टीचर्स को लेकर वहां पे गया। लोग नेताओं को लेकर जाते हैं, संजय भाई को लेकर गया मैं, अरविंद जी गए विदेश, टीचर्स गए, टीचर्स को लेकर हम विदेश गए। सिंगापुर की एजुकेशन बहुत बढ़िया मानी जाती है, फिनलैंड की मानी जाती है, अमेरिका तरक्की कर रहा है, लंदन तरक्की कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लोग सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिलवाई, IIM लखनऊ और IIM अहमदाबाद में दिलवाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तर प्रदेश के टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती, दिल्ली के टीचर्स को हमने लखनऊ भेज के IIM ट्रेनिंग दिलवाई। तो टीचर्स का भी सोचने का, पढ़ाने का तरीका बदला। उन्होंने दुनिया भर में जाकर देखा, लंदन के स्कूल देखे, रूस के स्कूल देखे, जर्मनी के स्कूल देखे उन्होंने। हमने खूब घुमाया अपने टीचर्स को भी जाकर स्कूल देख के आओ। उसका फायदा ये हुआ कि उनको पढ़ाने के नए नए तरीके समझ में आए। और जब पढ़ाने के नए नए तरीके समझ में आए तो 4 साल हो गए। गूगल जनरेशन बैठी है मेरे सामने, गूगल करके देख लेना। 4 साल हो गए, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 4 साल से लगातार आ गए। बिल्डिंग बेहतर हो गई, लैब लाइब्रेरी बेहतर हो गई, रिजल्ट बढ़िया आने लगे। प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग करते हैं। अब गरीब लोगों के पास तो कोचिंग कराने के पैसे नहीं है, लेकिन स्कूल इतने बढ़िया हो गए कि हमारे सरकारी स्कूल से पिछले साल एक स्कूल से तो 5 बच्चे IIT बिना कोचिंग। द्वारका का एक स्कूल है, वहां पे एक व्यक्ति मुझे मिले थोड़े दिन पहले, बोले जी मैं सोसाइटी में सीढ़ियों के नीचे प्रेस का काम करता हूँ, आपने स्कूल बढ़िया कर दिया, मेरे अगली जनरेशन बदल रही है। मैंने कहा क्या हो? बोले जी मैंने तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैं तो नहीं सोचता था कभी मंत्री बनेगा। मेरा लड़का सरकारी स्कूल से पढ़ के IIT मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है। 80 बच्चे होते हैं वह 12वीं में, ज्यादातर स्कूलों में। लड़कियों में 80 में से 33 लड़कियां, 36 लड़कियां, किसी स्कूल में 25 लड़कियां नीट का एग्जाम पास कर गई पिछले साल 80 में से बिना कोचिंग। ये इतनी शानदार क्वालिटी हो गई। हम केवल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, खाली बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती। हमने एजुकेशन
देखो यार, बिल्डिंग बढ़िया हो गई, रिजल्ट बढ़िया आने लगा, बच्चे कंपटीशन करके बढ़िया पढ़ने जाने लगे। सीएम साहब बोले लेकिन बच्चों को अच्छा इंसान भी तो बनाना है। मैंने कहा अच्छा इंसान मतलब बताओ। बोले माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे होने चाहिए, माता पिता का सम्मान करने वाले बच्चे होने चाहिए, समाज में बुजुर्गों का सम्मान, आसपास का सम्मान, आपस में एक दूसरे का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करने वाले बच्चे होने चाहिए। इसके लिए हमने दिल्ली में हैप्पीनेस कार्यक्रम लागू किया। फिर इतनी बड़ी बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी, इसके लिए हमने दिल्ली में अंतर्शिक्षित कार्यक्रम लागू किया कि बच्चे हमारे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं। वो नौकरियों के पीछे नहीं भागते, नौकरियां उनके पीछे भागती है। दिल्ली के स्कूलों में आजकल पढ़ाई ऐसी हो रही है कि हमारे बच्चे नौकरियों के पीछे नहीं भागते हैं, दिल्ली के बच्चों के पीछे नौकरियां भागती है। जो बड़ा टैलेंटेड है हमारे यहाँ ये कर रही है। और अभी पीछे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम लागू किया है देशभक्ति पाठ्यक्रम। हम अच्छे इंजीनियर बना रहे हैं, अब देशभक्त इंजीनियर बनाएंगे। हम अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, हम अच्छे देशभक्त डॉक्टर बनाएंगे। हम अच्छे पत्रकार बना रहे हैं, हम अच्छे देशभक्त पत्रकार बनाएंगे। मैनेजर बना रहे हैं, अच्छे देशभक्त मैनेजर बनाएंगे। आईएएस अफसर बना रहे हैं, अच्छे देशभक्त आईएएस अफसर बनाएंगे। ये देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया। तो ये सारी चीजें हुई। स्कूल के बाद जब बच्चे आगे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या आती है फीस। नई यूनिवर्सिटी खुलवाती है, वो तो सब हो ही रहा है। फीस में केजरीवाल जी ने सिस्टम लागू किया दिल्ली में कि भाई कोई बच्चा अगर हायर एजुकेशन में मतलब आईआईटी में चला गया या बिजनेस में चला गया, बीबीए करने लगा, कहीं बढ़िया जगह पढ़ने लगा, वहाँ 1 लाख रुपये की फीस पैसे लाएगा। अब घर में अगर ज्यादा पैसे नहीं है, माँ बाप किसी तरह से रोजी रोटी का जुगाड़ कर ले रहे, पर मकान भी नहीं है दिल्ली में, तो बहुत लोगों को गिरवी भी क्या रखते लोन लेने के लिए। तो केजरीवाल जी ने कहा कि सरकार अपने बच्चों की गारंटी लेती है 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली के स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे को अगर हायर एजुकेशन में लोन लेने की जरूरत है तो 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ना उसको गहने गिरवी रखने पड़ते, ना मकान गिरवी रखना पड़ता, ना जमीन गिरवी रखनी पड़ती। अरविंद केजरीवाल जी बोले मुझे ले लो गिरवी, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री, मुझे गिरवी रखवा। सरकार कहती है हमारे बच्चे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं ढूंढना पड़ता पर्सनली। और जो गरीब परिवारों से बच्चे आए उनके लिए तो 100% तक 1.5-2 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी सरकार से हुआ। ये सब हो रहा है। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया कि दिल्ली में इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तय किया कि हम अपने वोट से अपने बच्चों के एजुकेशन देंगे। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की का रास्ता खोलना है तो केवल और केवल एजुकेशन से खुलेगा, उसके अलावा किसी से नहीं खुल सकता। आप अरविंद केजरीवाल जी ने अगर एजुकेशन पर काम नहीं करते तो तरक्की कैसे होती? देश की तरक्की भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि एजुकेशन पे काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश का बंटा धार भी इसलिए हो गया क्योंकि एजुकेशन पे काम नहीं किया। आज आप एजुकेशन पे काम करने वाली सरकार चुनो, आप तय मानो 4 से 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की तरक्की हो रही है। लेकिन अगर एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, अगर एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो गलती किसकी? गलती किसकी? राजनीतिक पार्टियों को दोष मत देना। भाई एक पार्टी आएगी आपके पास, चुनाव आएंगे, बोलेगी हम फलानी जाति को संरक्षण देने वाली पार्टी है, हमने उसके लिए बड़ा अच्छा काम सोचा है, हमारी वो जाति है, आप हमको वोट दो। एक आएगी हम फलाने धर्म की बात करते हैं, हमको वोट दो। अपने बच्चों की आंखों में डाल के देखना, धर्म मेरा मेरे घर पे है, धर्म मेरा मेरे दिल में है, भविष्य मेरा मेरे बच्चों में। जाति और धर्म पे नहीं, अब की बात एजुकेशन पे वोट दीजिए। तो अब की बार एजुकेशन सरकार, अब की बार एजुकेशन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कौन लेके आएगा? हाथ में हाथ बांधे लोग या हाथ मुट्ठी में ताने लोग? बताओ कौन कौन चाहता है? अब की बार एजुकेशन सरकार, अब की बार। तो इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार लेके आनी है जो सोते जागते नहाते धोते केवल और केवल एजुकेशन के बारे में सोचे। एजुकेशन अच्छी हो गई तो बाकी उत्तर प्रदेश की तरक्की तो हमारे बच्चे खुद करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आपके कुछ सवाल हो तो आपके सवाल जरूर मैं जवाब देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे ढंग से मनीष जी आपने अपनी बात रखी और दिल्ली में कैसे इस शिक्षा क्रांति के सपने को सच करके आपने दिखाया। जोरदार तालियां एक बार मनीष जी के लिए। और एक नारा भी इन्होंने दिया, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। ये नारा अच्छा है ना यूपी के लिए? अच्छा है ना? तो जोरदार तरीके से नारा लगाइए, अब की बार, अब की बार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब निश्चित रूप से इतनी बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं चाहूंगा हमारे साथ माइक लेकर बीच में जाएं और जो भी साथी सवाल पूछना चाहे उसको मौका दें, वो मनीष सिसोदिया जी से सवाल पूछ सके। वो बच्चे के हाथ में माइक है, वो है माइक है, बैठे माइक आपके पास। Good evening, sir. My name is Rikamra Pandey. I am from class 10C and I am from Aegis Public School. I want to ask that sometimes you talk about happiness curriculum and sometimes about Deshbhakti curriculum. So is it just plans or is it dedication on the ground? देखिए, आप सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक बहुत ईमानदार और एक पैसे देने वाले। तो एजुकेशन में पढ़े लिखे दोनों हैं। एजुकेशन अब ये जिम्मेदारी ले रही है कि जो सरकारी दफ्तर में बैठेगा वो ईमानदार जाके बैठेगा। ये एजुकेशन से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज देशभक्ति पाठ्यक्रम तो अभी शुरू किया है, हैप्पीनेस कार्यक्रम, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम हमने शुरू किया। माँ बाप आके पूछने लगे कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाते हो, आजकल इतनी इज्जत करने लगे घर में जाके, इनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान आने लगा है। माँ बाप के लिए सम्मान मिल जाए, बच्चा अच्छे से पढ़ ले और माँ बाप का सम्मान मिल जाए, इससे ज्यादा माँ बाप को क्या चाहिए। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम ने कमाल कर रखा है। कभी आओ दिल्ली, देशभक्ति कभी शुरू हो। और किसी साथी का कोई सवाल? हाँ पीछे से जी, अपना नाम बता दीजिए। देखिए, यूपी का अगर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है दिल्ली के मुकाबले, तो यूपी की जनता टैक्स भी तो उतने ज्यादा दे रही है। तो दिल्ली की जनता 50,000 करोड़ रुपए टैक्स देती है, उत्तर प्रदेश की जनता 5.5 लाख करोड़ टैक्स देती है। और हमने आज ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है। जैसे दिल्ली में हमने 25% बजट एजुकेशन का किया, उत्तर प्रदेश में भी 25% एजुकेशन पे खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मैं सर त्रिभुवन नाथ हूँ। मैं सर, आपने शिक्षा विभाग में बहुत मूलचूल परिवर्तन किया है। आप एक बहुत अच्छे शिक्षाविद भी, नेता भी हैं। तो मैं एक आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूलों में 1,000 से लेकर 5,000 10,000 तक फीसें ली जा रही हैं, उसको रोकने का आपका क्या उपाय होगा? इसके बारे में आपका क्या रोकने क्या विचार होंगे? उसका देखिए, प्राइवेट स्कूल है तो फीस तो लेगा, तनख्वाह टीचर्स को दे रहा है तो फीस तो लेगा। लेकिन हमने सारे प्राइवेट स्कूल को कहा, भाई तनख्वाह वाली फीस लो, इतनी फीस मत चार्ज करो पेरेंट्स से कि दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, चौथा स्कूल खोलने के लिए एक ही स्कूल से ले दो। और कानून पर्याप्त है, केवल एक चीज करनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार चलाए उसको स्कूलों से राजनीतिक चंदा लेना बंद करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने राजनीतिक चंदा ले लिया, हमने कहा बच्चों की फीस मत बढ़ाओ। 2011-12 में रिकॉर्ड है, 2011-12 में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने मनमर्जी फीस बढ़ा ली थी, जब सरकार केजरीवाल जी की नहीं थी। 15 में जब हमारी सरकार बनी तो 11-12 की बढ़ी हुई फीस वापस दिलवाई। जिनके बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल गए थे उनके घर भी चेक वापस पहुंचेगी कि 11-12 में आपसे ज्यादा फीस मिली थी।
ये सुन लिया आपने, अगर ज्यादा फीस वसूली जाएगी तो केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में बढ़ी हुई फीस प्राइवेट वालों से वापस कराया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होगा। आपके प्राइवेट स्कूल वाले लूट नहीं पाएंगे। अगला सवाल मनीष जी से। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अदा फातिमा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि सरकारी स्कूलों में या तो शिक्षक होते नहीं है, और अगर होते भी है तो ठीक से पढ़ा देते हैं, तो आप इससे क्या कहना चाहेंगे? हमने सरकारी स्कूलों में सबसे पहले टीचर्स की भर्ती की है मामले, और यूपी में भी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जितने टीचर्स के खाली पोस्ट पड़े सारे भर दिए जाएंगे, उसके बिना नहीं होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि भाई 25% बजट करेंगे एजुकेशन पे, तो 25% बजट की जरूरत इसीलिए है ना कि टीचर्स को तनख्वाह देनी है। शिक्षक नहीं होते, उसके लिए शिक्षकों की भर्ती होगी। अगला सवाल। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मुजम्मिल हाशमी है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार दिल्ली में स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रही है, और जैसे अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो आप उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, हम लोग के लिए क्या सुविधा मिलेगी? हमने दिल्ली में स्कूलों में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप कराई है। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनवा दिए, हॉकी के ग्राउंड अभी आपने देखे, स्विमिंग पूल आपने देखे, हॉकी के ग्राउंड वगैरह सब बनवाए, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाई है। उत्तर दिल्ली में तो जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो जगह ही जगह है। जितना स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी डेवलप कर दो, एक से एक बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी। अगला सवाल। सर, मेरा नाम मयंक सिंह है। आप लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ बिल्डिंगें अच्छी बनाएंगे या शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ बदलाव? देखो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बिल्डिंग के फोटो तो यहाँ दिख जाते हैं। आपकी जनरेशन तो गूगल जनरेशन में क्वालिटी एजुकेशन में दिल्ली में जो काम हुआ, पहले 80% बच्चे रोक पीट के पास होते थे, आज 99-100% बच्चे शानदार फर्स्ट क्लास डिग्री लेके पास हुए। ये जो बच्चे बिना कोचिंग के IIT में जाने लगे, नीट में जाने लगे, ये क्वालिटी एजुकेशन तो है। हेलो, तो जवाब आपको मिल गया। सिर्फ बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई भी अच्छी होगी, और इसी के कारण दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पिछले 4 साल से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। अगला सवाल। हेलो मनीष सर। सर मैं अमानुर रहमान बोल रहा हूँ। सर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर मुझे मतलब इसमें बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर टीचर भी जो है वो मतलब उतना अच्छा पढ़ाते नहीं, और कोचिंग भी जो है बहुत महंगी हो गई है, फीस बहुत ज़्यादा हो गई कोचिंग की, तो कोचिंग भी एफर्ट करना जो है मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सर आप जब आएंगे तो मेडिकल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? और मेरा इसी के साथ दूसरा सवाल है कि एग्जाम में आप पारदर्शिता लाने के लिए पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पेपर मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत मतलब कोई भी एग्जाम हो पूरी ईमानदारी से नहीं हो रहा है सर, पेपर लीक बहुत हो रहा है। दिल्ली में जो बच्चे जेईई, नीट, क्लैट, कैट इसकी तैयारी करते हैं, सरकार दिल्ली की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, VMC, FITZY या और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, 14-15 बड़ी संस्थाएं हैं जो कोचिंग देती हैं, उनसे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको फ्री कोचिंग दिलवाती है, फीस सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में सरकार लेके आओ, हमारा तो काम ही है, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, राजनीति में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, यही करेंगे हम। फ्री कोचिंग, यूपी में भी फ्री कोचिंग का स्कीम लेके आएंगे दिल्ली की तरह। इलाहाबाद वालों, प्रयागराज वालों को सबसे ज्यादा कोचिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल जी। सर मेरा नाम अक्षय पाल है, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। आपकी अगर सरकार बनी तो यहाँ हायर एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राइवेट एजुकेशन ज़्यादा खराब होता है, हायर एजुकेशन है। देखो, हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों की समस्या ये है कि टीचर तो पढ़ाना चाहते हैं पर सुविधा हो तब ना। अब मैं 2015 में अपने स्कूल देखे, मैं सरकारी स्कूलों में गया, उन स्कूलों में मैं मास्टर जी को कहता भाई पढ़ाओ पहले आप, वो कहते जी पहले एक पढ़ाने के लिए बोर्ड तो लगवा दो, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क तो बनवा दो। महिला टीचर्स आती हैं, 6-6, 8-8 घंटे के लिए काम करती है स्कूल में आके, लड़कियां आती है पढ़ने के लिए। अब वो कहे जी मैं कहूँ वो पढ़ाओ, वो कहे जी एक टॉयलेट तो बनवा दो, 8 घंटे के लिए एक महिला टीचर आती है, टॉयलेट तक नहीं है आपके स्कूल में, वॉशरूम तक नहीं है स्कूल में। तो ये जो बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्कूल में फैसिलिटी देना सबसे पहले। 2015-16 में हमने फैसिलिटी ठीक कराई, हमने टीचर की ट्रेनिंग बाद में कराई।
फिर रिजल्ट बाद में आया, हमने बाद में जब अच्छी फैसिलिटी दे दी, उनकी टीचर ट्रेनिंग करा दी दुनिया भर में, फिर हमने कहा रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट बाद में आता है, आप टीचर से पहले रिजल्ट नहीं मांग सकते बिना सुविधा दिए हुए। नमस्कार सर, मैं रितेश सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 जुलाई 2018 को प्राइमरी शिक्षा में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की, जिसकी तारीफ अपनी भारत यात्रा के दौरान मैंने इंडिया ट्रक में भी की थी, तो सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल इन लोगों के मन में हैं। मैं सबकी ओर से एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हालत आज उत्तर प्रदेश में है उसमें किस प्रकार का बदलाव आम आदमी पार्टी लाएगी, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को विस्तार से बताएं। 5 साल के अंदर अंदर देखो, केजरीवाल जी की राजनीति तो शिक्षा की राजनीति है। 5 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे ना हो जाए तो पहले क्या। और जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज में एक से एक बढ़िया प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनको तो केवल और केवल थोड़ा सा सुविधाओं की जरूरत है, थोड़ा फैसिलिटीज की जरूरत है। सरकार अगर फैसिलिटी दे दे तो प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी को ले उड़ेंगे हवा में। हेलो, लास्ट क्वेश्चन। हेलो sir, there is one question from my end also. The second last question you can please. Okay. मेरा नाम प्रिया है। सर, यूपी में मैक्सिमम यूथ को ये नहीं पता होता है उनको करना है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने करियर को लेकर, और आजकल के पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यूथ को ये नहीं पता उनको ट्रेन कैसे करना है, किस ओर ले जाना है, इसके बारे में आप हैं। ये जिम्मेदारी तो स्कूल है, और स्कूलों को टीचर्स की ट्रेनिंग से होती है। स्कूलों में हमने टीचर्स को ट्रेनिंग कर दिया, अब हमें भी जरूरत नहीं है। टीचर ट्रेन हो गए, टीचर अपने आप करते हैं, लेकिन टीचर ही ट्रेन नहीं किए गए। हाँ जी, लास्ट। हेलो सर, excuse me. Okay. Good afternoon, sir. I advocate Santosh Pandey. Really, firstly, I appreciate to you. You have started the happiness program. तो आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके मार्गदर्शन में दिल्ली के स्कूल में, दिल्ली के प्रांगण में बच्चों के लिए इंटेलेक्चुअल और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन आपने डेवलप किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि दिल्ली के पर्सनली मैंने इन स्कूलों को देखा, स्कूल्स जो है रियली बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़े जो अमीर का बच्चा डीपीएस और बड़े स्कूलों में पढ़ता है, जिसको आपने दिल्ली में साकार तो कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे देश में इस प्रकार की पाठ्यक्रम। आपका सवाल है कुछ? शिक्षा बोर्ड, मेरा सवाल ये है सर कि वही किताब गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए जो अमीर का बच्चा पढ़ता है। ठीक। हेलो सर, माइक बंद कर दो, दूसरा वाला माइक बंद कर दो। सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम टैलेंटेड है तो हमें यूपी में पॉलिटिकल पार्टीज का इंतजार करना पड़ेगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आप आवाज़ पार्टी की सरकार लाइए, 6 के बाद चुनाव है, उसके बाद किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत गंभीर क्वेश्चन है। एक मिनट अभी रुके रहेंगे सब लोग। हेलो, अंत में राष्ट्रगान होगा, कोई जाएगा नहीं, सब लोग रुके रहेंगे। अभिभावकों की सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत छोटे में अभिभावकों की बात है, सुनिए। एक क्वेश्चन लास्ट। आप पूछे अपना क्वेश्चन। सर, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है। सबसे ज्यादा परेशान है। मैं यूपी राजेश टेंडन से स्नातक की शिक्षा ग्रहण किया हूँ सर। मैं पिछले कई महीनों से, कई पत्रों की परीक्षाएं देख रहा हूँ,
लोग माइक मैनेजर्स कौन है? माइक रोक लो बस राष्ट्रगान करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी से, महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी से, अल्ताफ भाई और संजीव मिश्रा जी जो हमारे महानगर और जिले के अध्यक्ष हैं, वो कृपया यहाँ आ जाएं। और अंत में आप सब लोग अपने अपने जगहों पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान हम लोग शुरू करेंगे। संजीव मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधित रंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।